हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडीज। आज हम फिजिक्स का सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेने वाले हैं। स्टूडेंट, अभी अगर हम समराइज करें, हमने इन पिछले 12 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी। मैंने कल पिछले लेक्चर्स में भी समराइज किया था, हमने क्या पढ़ा था। आज मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर लिया हुआ है और इसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हम चार्जेस को रेस्ट में, स्थिर अवस्था में ही चार्जेस रखे हों और उनकी बाहर क्या प्रॉपर्टीज हैं, बनती हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर चार्ज कोई स्पेस में रखा हुआ हो, एक सिंगल चार्ज रखा हो जिसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं हम, या कई चार्जेस हों, मल्टीपल चार्जेस हों, या सिर्फ दो हों, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, जो पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल पढ़ा था। तो ये सब चार्जेस हैं, इनको हम डिस्क्रीट चार्जेस कहते हैं। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब है कि चार्ज यहाँ है, फिर कुछ डिस्टेंस छोड़ने के बाद फिर दूसरा चार्ज रखा है, फिर तीसरा है, चौथा है, उनके बीच में आपस में डिस्टेंस है, और एक किसी पॉइंट पर सभी चार्जेस, उनका आपस में भी डिस्टेंस है, और जिस पॉइंट पर उनका इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं, फील्ड देखना चाहते हैं, या कोई और टेस्ट चार्ज लेके फोर्स देखना चाहते हैं उनके बीच में, तो निश्चित रूप से हर चार्ज जो डिस्क्रीट चार्जेस हैं अलग अलग सिचुएटेड है, आइसोलेटेड है ना। अभी वैसे एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ये इंडिविजुअल दूर दूर भी हो सकते हैं जब एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है ना। और लेकिन पॉइंट एक ऐसा है जहां सबका इफेक्ट हो, तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन हो सकते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्क्रीट चार्जेस पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक डिसिप्लिन है फिजिक्स का, उसका पार्ट है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम पार्ट 1 ले रहे हैं, है ना। तो हम अभी इस समय सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ये इनको हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज भी कह सकते हैं, ये निश्चित रूप से दो चार्जेस के बीच में लग सकते हैं, है ना। मल्टीपल चार्जेस के बीच में हो सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर वहां चार्ज रखा हुआ है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं एक पॉइंट पर ड्यू टू सेवरल चार्जेस जो रखे हुए स्पेस में। यहाँ स्टूडेंट्स, जो मैंने बात आपको पॉइंट देखना है वो ये है कि ये सारे डिस्क्रीट चार्जेस हैं। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब है कि अलग अलग रखे हुए हैं। अभी क्या ऐसी कोई सिचुएशन होती है, हो सकती है कि ये चार्जेस और पास पास में हो, इतने क्लोज हो कि उनके बीच में जो सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। जब चार्ज का सेपरेशन ऑलमोस्ट जीरो होगा, डिस्क्रीट तो तब भी लेंगे हम, माइक्रोस्कोपिकली डिस्क्रीट तब भी कहेंगे। आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये कहा गया है कि चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना इसमें, ध्यान से, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज हाँ मैग्नीट्यूड के बारे में कहा था, जैसे चार्ज की वैल्यू के बारे में कहा है। किसी भी चार्ज की वैल्यू, चाहे वो पॉइंट चार्ज पे हो, है ना, चाहे बिग स्फीयर पे चार्ज स्प्रेड किया हुआ हो, लाइन पे चार्ज हो, चाहे शीट पे चार्ज हो। अभी हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए हैं। अभी तो हम ज्यादातर फोकस अपना चार्जेस, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, मैनी चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस पे किया था फोकस, और हमने उसकी वजह से इन्फ्लुएंस किसी भी पॉइंट पर स्पेस में जो डिफाइंड है, लोकेशन ऑफ द चार्जेस भी डिफाइंड है, डिस्क्रीट चार्जेस डिफाइंड है, तो उन पॉइंट्स पे हमने फोर्सेस निकाले कूलम्ब्स लॉ के तहत। और फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम डिवाइड करने से वो ऐसा लगता है जैसे
we are calculating on unit coefficient charge, that force. So that force is defined as electric field at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की प्रॉपर्टी हुई, इंडिविजुअल पॉइंट्स पर अलग होगा। तो हम अब बैकग्राउंड की ओर आ रहे हैं। पॉइंट तो है, पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, लेकिन हम उस बैकग्राउंड पे आते हैं। तो बैकग्राउंड में आपका चार्जेस कैसे हैं? डिस्क्रीट चार्जेस हैं। और इस डिस्क्रीट चार्जेस को पढ़ते पढ़ते हम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, अभी आज के पहले लेक्चर नंबर 12 में हमने देखा था, वो थे डाइपोल। तो 12 लेक्चर, 13 लेक्चर, 11th एंड 12 ये लेक्चर जो थे, 13 लेक्चर तो आज का है, मैं समझता हूँ आप काउंट नंबरिंग देख सकते हैं। 11th एंड 12th जो डाइपोल से संबंधित है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित है। तो डाइपोल में तो हमें दो ही चार्ज लेना है, डिस्क्रीट है, उनके बीच में सेपरेशन है, भले ही स्मॉल है, वो टच नहीं करा दिए। अपोजिट इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव अगर टच करा देंगे तो क्या होगा? कंडक्शन होगा। कंडक्शन का चार्ज 0 हो जाएगा, प्लस क्यू, वो है क्या? एडिटिव ऑफ चार्ज। तो जी हमें प्रॉपर्टी नहीं पड़ी थी, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हम अपनी कुछ कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का भाग है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 लेंगे, तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अभी हमें एनर्जी नहीं दिया है, अभी इसमें फोर्स और फील्ड पे कंसंट्रेट किया हुआ है। जब हमारी एनर्जी आएगा तो उस समय हम डाइपोल फिर से लेंगे, ये मैंने बताने का है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि फिलहाल हम 2 लेसन इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से सिर्फ 2 लेसन ही नहीं है, या 2 लेक्चर ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखें, इसमें ग्रेडेशन किया हुआ है। हाँ, इसके बाद वो दूसरा कॉन्सेप्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक। तो पिछला जो मैं बस रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हम प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये पढ़ते पढ़ते हम लास्ट लेक्चर 12 में इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पहुंच गए थे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 लेक्चर्स थे। इन 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सब कुछ पढ़ दिया है? नहीं, कुछ और बाकी है पढ़ना। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है, whether it will experience net force, whether it will experience net torque, how much it would be, what the direction of the torque, ये हमने देखा। वो डाइपोल जरूरी नहीं है कि घूमे, टॉर्क का मतलब है इट्स अ टर्निंग फैक्टर, इट टेंड्स टू रोटेट। अभी उस पॉइंट पे, अभी रोटेशन के बाद अगले पॉइंट पे हो सकता है टॉर्क कम हो जाए, होगा ही, टाइम थीटा अगर कम होता जाता है तो निश्चित रूप से डाइपोल विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फिक्स है तो वो रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहेगा, थोड़ा दूसरी तरफ शूट कर सकता है तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो डाइपोल का ऑसिलेशन भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम जो टॉर्क कह रहे थे, अभी टॉर्क का एक्सपीरियंस, मैंने टॉर्क का सिग्निफिकेंस बताया था कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अभी टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? अभी टॉर्क अगर हल्का सा ट्विस्ट करता है टॉर्क, इज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ही कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक अ फोर्स, दिस इज सिंपल फोर्स, this point is experiencing a force. It's not moving, but still force it is experiencing. It's a force. It is experiencing a large force. Okay, F1, F2. Okay, it's a large force. This force may disturb that point. It may go in the direction of the force. तब आपको लगेगा हाँ फोर्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो चल रहा है। यही टॉर्क में भी है। टॉर्क में एक्सपीरियंस हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे और बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। तो हम 1 by 1 एक टॉपिक आगे ले रहे हैं। अपने को हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही फोकस कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं। और इसमें अभी हम चैप्टर 2
उससे ज्यादा दूर नहीं, उसके पास आते जा रहे हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर के बाद, गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो गॉस लॉ का क्या महत्व है, गॉस साइंटिस्ट ने किस संदर्भ में ये लॉ दिया, है ना। निश्चित रूप से जिस जिस रेफरेंस में गॉस लॉ है उसका कुछ जो टर्म्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, हम टर्म्स और ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इस तरह से हम इन टर्म्स का उपयोग पूरी फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। इवन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारी चीज देखेंगे। इसलिए जब बेस आपका सही है तो आप आगे और भी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं और स्वयं या और कॉन्सेप्ट जो हैं उनको आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये बता दिया कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज से शुरू करके प्रॉपर्टी से लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पहुंच गए। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने पढ़ा है। इसको हम फिर से अगले लेक्चर में लेंगे जब हम गॉस लॉ समझाएंगे। तो स्टूडेंट, आई हैव समराइज्ड ऑल दी टॉपिक्स, but don't forget the formulae, keep doing the numericals। अब सवाल उठता है कि हम अब कौन से पार्ट पे जा रहे हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट है पार्ट पे जा रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, से कंटिन्यूअस चार्ज, तो चार्ज, यहाँ कंटिन्यूअस शब्द का क्या मतलब है, और चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज कंटिन्यूअस, वहां क्या मतलब है, वह चार्ज की वैल्यू से मतलब है। यहाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, दूर से बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा चार्ज सब पर एक साथ फैला हुआ है, सब पॉइंट में चार्ज दिखाई देगा हमको। ओके, और वो पॉइंट किस बॉडी का हिस्सा है, तो बॉडी के कई प्रकार हो सकते हैं। अगर बॉडी आपकी शीट के रूप में है, शीट क्या है, ओनली सरफेस, मेटेलिक शीट लिया आपने, इस सरफेस पे है, दूसरी सरफेस पे भी कर सकते हैं, मान लीजिए सरफेस पे। अगर शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम पहले एक सरफेस की बात करेंगे, तो वो सरफेस पे जो चार्ज है वो अलग अलग डिस्क्रीट भी हो सकता है। और कंटिन्यूस कब कहेंगे उसको, शीट पे कंटिन्यूस तब कहेंगे जब जो चार्ज की कंटिन्यूटी हो जाए। कंटिन्यू चार्ज, कंटिन्यूटी का मतलब है चार्ज इतना अधिक उस पर दिया गया है, चार्ज की डेंसिटी से मतलब होगा। यहाँ आप जानते हैं कि कभी कभी हम किसी सरफेस को पेंट करते हैं तो यू अप्लाई थिन पेंट, स्मॉल पेंट, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहेगा अरे ये तो इसमें छूटा हुआ, ये पॉइंट यहाँ पेंट नहीं किया है, यहाँ अलग पेंट बाकी है, अलग है। तो अलग अलग पैच वर्क हो, वो डिस्क्रीट का मतलब समझ लीजिए, अलग अलग चार्ज रखा हुआ है। लेकिन इफेक्ट तो डिस्क्रीट चार्जेस का भी होगा और इफेक्ट कंटिन्यूअस चार्जेस का भी होगा। तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी सरफेस पे, किसी भी लाइन पे, लाइन का मतलब है आप एक मेटेलिक रॉड ले लीजिए, थिन रॉड जस्ट लाइक ए वायर, ओके, और वो थिन रॉड, इसमें डायमेंशन क्या है, ओनली लेंथ है, तो हम मानेंगे कि चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर लेंथ में क्या मानेंगे, क्योंकि हम मैक्रोस्कोपी देख रहे हैं, बाहरी व्यू देख रहे हैं, तो हमें चार्ज कंटिन्यूस नजर आएगा निश्चित रूप से। तब हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहीं ना कहीं बीच में गैप हो सकता है, चार्ज यहाँ से यहाँ बीच में डिस्क्रीट हो सकता है गैप, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो हम जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, देन वी विल इग्नोर the configuration of discrete charges because the continuous। तो हम assumption में continuous charge distribution और हम इसका मैक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे। तो आप जानते हैं कि दो तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये ध्यान रखना चाहिए, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। अभी हमारे व्यू करने के, चार्ज को देखने के 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, माइक्रोस्कोपिक, ओके, microscopic view, okay, and second is macroscopic view। हम मैक्रोस्कोपिक व्यू
में निश्चित रूप से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, इसलिए जो कोई भी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाला पॉइंट उसको हटाया है। क्योंकि हम इस जगह कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ही ये लग रहा है कि चार्ज सब जगह फैला हुआ है, जैसे लाइक किसी सरफेस पर आप पेंट कर रहे हो, पेंट सब जगह पड़, अब कहेंगे भाई अरे इस पेंट में ये डार्क नहीं है, जगह जगह छूटा हुआ है, जरा और पेंट मिलाइए और गाढ़ा करिए और डार्क करिए और डेंस करिए, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा तो और हमें लगेगा कंटिन्यूटी बरकरार है, कंटिन्यूटी बढ़ गई है। क्या चार्जेस में ऐसा सोच सकते हैं? लगभग ऐसा ही कुछ होता होगा कि कम चार्ज लिया, सरफेस पे हो गया, पूरे सरफेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया चार्जेस को, ठीक है। ऑक्यूपाई क्यों कहेंगे? क्यों आगे पढ़ाने वाले हैं कि चार्ज स्प्रेड, तो मूवमेंटली चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी मूव करने की क्या क्या कंडीशंस हैं अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम अगले चैप्टर के नजदीक हैं, पहुंचने वाले हैं, बीच में बस केवल गॉस लॉ बचा हुआ है और ये चैप्टर बाद फिनिश हो जाएगा। और जितने भी लेक्चर होंगे इसमें करीब 30 लेक्चर ये है, मैं समझता हूँ 2 लेक्चर्स और हो सकते हैं, तो 15 या 16 लेक्चर्स में हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट यूनिट 1 फिनिश कर देंगे। फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वहां भी देखेंगे चार्जेस रेस्ट में है, रेस्ट में है तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये जरूर देखेंगे। अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम अपने को बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जाएंगे, वहां माइक्रोस्कोप के लिए हम देखेंगे तो हमें डिस्क्रीट दिखाई देंगे। हम ये हो सकता है कि हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हों और वहां माइक्रोस्कोप के लिए डिस्क्रीट हो, तो कहेंगे ये लगा बीच में गैप है, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं मिक्सअप कर सकते। हम जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे तो हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना पड़ेगा और वो कंटिन्यूटी मानेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के क्लोज है, कॉन्टैक्ट में कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी है, और चार्ज सब जगह स्प्रेड है, जैसी भी शेप हो कंडक्टर की, शीट के रूप में है, लाइन के रूप में, या वो वॉल्यूम के रूप में, चाहे स्फेरिकल वॉल्यूम हो, स्फीयर हो। तो स्फीयर में दोनों चीजें, स्फीयर में सरफेस में भी चार्ज हो सकता है, स्फीयर में अंदर भी चार्ज हो सकता है। और देखिए मटेरियल 2 तरह के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, बहुत सारी चीजें हमने बताई भी थी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में ये चीज। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको मैंने बता दिया है कि हम मैक्रोस्कोपिक व्यू लगेंगे, हम बाहर देखने पर लगेगा कि क्या चार्ज कंटिन्यूस है, होगा ही, एज्यूम ही वही करेंगे, और सारे फैक्ट या जो भी प्रयोग किए जाएंगे वो सब जो भी कॉन्सेप्ट है इसके टैली करेंगे, एंड देयर विल बी नो कंट्राडिक्शन। बड़े अप्रोक्सीमेशन में हो जाए तो हम ये सब देखेंगे। माइक्रोस्कोपिकली तो हम पढ़ ही रहे थे अभी तक, अभी हम ये 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू के बाद हम ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बॉडी वाइडर on its surface or on its volume, so and the distribution is continuous, so it's the adjective continuous distribution किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का बॉडी पर। ओके, बॉडी सरफेस पे भी हो सकता है चार्ज, अंदर भी हो सकता है, पूरे वॉल्यूम पे हो सकता है। तो हम ये जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज का अमाउंट कितना है उसमें। अब या तो चार्ज का अमाउंट लें और फिर वो चार्ज की जो सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है वो तो मायने रखेगा ना। जब भी हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 2 पिक्चर दिमाग में आएगी, हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑन व्हाट एरिया और ऑन व्हाट वॉल्यूम और ऑन व्हाट लेंथ, ये दिमाग में आएगा। जब ये 2 चीज दिमाग में आती है तो हमें एक रेट अजम किया जाती है, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच द चार्ज स्ट्रेंथ, हम वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा। आप कहेंगे साहब फिर ये क्यों जरूरी है? तो हम सीधे डिस्कस, ये बहुत जरूरी है क्यों, हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, तो हम पॉइंट चार्ज का मतलब है वेरी लिमिटेड, स्मॉलर टू जीरो, नियरर टू जीरो,
वाले लाइन हो या एरिया हो या वॉल्यूम हो, वो निश्चित रूप से पॉइंट चार्ज के अजम्पशन से टैली करेगा, उसके रेफरेंस में रहेगा। इसलिए हम कूलम्स लॉ लगा के फोर्सेज या फील्ड्स हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ आपको बिगनिंग में बता दिया है। इससे पहले आके डेफिनेशन शुरू करूँ, मैं जरा कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो डिस्क्रीट चार्ज से संबंधित है। जैसे डाइपोल, स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया है लास्ट में, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल है। फिजिकल सिग्निफिकेंट डाइपोल कहाँ? एटम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप जानते हैं कि एटम में मोस्ट ऑफ द एटम इस तरह से होते हैं जहाँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम coincides with the center of negative charge that same atom। तो एटम में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और एटम में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से होता है। दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं, लेकिन ये जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। निश्चित रूप से वहाँ जो सेंटर होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन को वहाँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मोस्ट ऑफ द एटम्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, तो वहां पर डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं ज्यादातर एटम्स में। एटम डाइपोल नहीं है, इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे एक ही जगह पे एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे का मतलब नहीं, सभी नहीं है, उनमें से कुछ ऐसे हैं एटम्स जिसमें डाइपोल मूवमेंट परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड होता है, उसको कहते हैं परमानेंट डाइपोल। तो कुछ एटम्स परमानेंट डाइपोल कहते हैं, क्यों? उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है, कोइंसाइड नहीं करते हैं, इसलिए वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस है जिनमें एटम्स में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, क्या कहलाते हैं? पोलर सब्सटेंसेस, यानी पोलर डाइपोल कहलाते हैं। पोलर यानी पोल्स हैं, उसमें पॉजिटिव अलग है, पोल्स होते हैं निश्चित रूप से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाएगा, जैसे हम देख चुके हैं लास्ट लेसन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डाइपोल किस तरह से क्या इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। देखो, इट टेंड्स टू रोटेट, इट टेंड्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस आप ये कह सकते हैं अभी फिलहाल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ये देखना पड़ेगा हाउ स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोशिश करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। वो कब है? जब डाइपोल मूवमेंट रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जहां नॉन पोलर सब्सटेंसेज हैं, पोल्स हैं ही नहीं, तो क्या हम उनको नहीं पढ़ेंगे? परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, डाइपोल मूवमेंट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक देम these two centers separated, that's कहते हैं induced dipole। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में induced dipole movement to an atom। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं उसमें परमानेंट डाइपोल पहले से ही था, वो सब्सटेंस वाला था, या उसमें नॉन पोलर सब्सटेंस थे। तो नॉन पोलर सब्सटेंस भी डाइपोल में इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाते हैं, वो डाइपोल मूवमेंट होता है, वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि डाइपोल बिहेव करता है। इसलिए डाइपोल की कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर्स में हमने बताई थी, उनको बड़ी अच्छी तरह से आप समझें। और यही डाइपोल का अंत नहीं है दोनों लेक्चर में। डाइपोल विल हैव एनर्जी, और कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज के लाया जाए तो वर्क तो किया जाएगा ना उसमें। तो अभी वर्क पार्ट और एनर्जी पार्ट ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट को। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे सिर्फ आपको आज ये बताना है कि क्या डिफरेंस है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, और किस तरह से ये हो सकते हैं। देखिए, हमारे पास कोई लाइन की फॉर्म में कोई बॉडी वायर है कोई, ओके, फ्लेक्सिबल वायर भी हो सकते हैं, अदरवाइज थिक वायर है, ओके, ये हार्ड वायर आपके पास लगा हुआ है, इससे न्यूट्रल, कोई बॉडी न्यूट्रल है, ओके। अभी ये इसको हमने कंसीडरेबल
a larger amount of charge is given to it। एक पॉइंट पे दिया है, अभी यहाँ चार्ज यहाँ दिया है, अगर ये इंसुलेटर होगा तो चार्ज यही एक्यूमुलेट हो जाएगा। The insulator will not allow the charge to flow through its surface, okay? But conductor will allow the charge to flow for higher concentration to the lower concentration। तो वहाँ चार्ज है ही नहीं, यहाँ चार्ज कंसंट्रेट ज्यादा है, इसको आगे हम पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा है तो चार्ज यहाँ से ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, कंडक्टर की मतलब ही है। तो सारा का सारा कब तक फ्लो होगा, मोमेंटली फ्लो होने के बाद फिर स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो हमें वही चीज पढ़ना है, चार्ज एट रेस्ट, स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, रेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये चार्ज देने के बाद निश्चित रूप से चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ। अभी देखिए ये चार्ज मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में इसको रख रहा हूं, और उन चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ये मैं मान रहा हूं। मेरे सिर्फ यहाँ प्लस प्लस लिखने से आप ये नहीं समझे कि कंटिन्यूअस नहीं है। ये जब टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आप कहेंगे साहब ये क्या मैं इतने पास पास प्रैक्टिकली इतने पास पास प्लस लगा दूं कि आपको दिखेगी नहीं प्लस चार्ज, और एक सभी लोग को दिखाई देगा, वो ठीक नहीं है। इसलिए जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरी भरी हुई होती है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हर पॉइंट को मैं इलेक्ट्रिक लाइन और फील्ड नहीं दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा तो ब्लर्ड इमेज हो जाएगी, आपको समझाना भी जरूरी है। इसलिए मैं ये एक इंडिकेशन है कि चार्ज यहां से लेके सब जगह, अब फर्दर मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई जगह खाली नहीं है। अगर आप कहेंगे साहब यहाँ तो चार्ज नहीं है, तो चार्ज यहाँ आ जाएगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज तो शिफ्ट हो जाएगा निश्चित रूप से, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये चार्ज है, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लाइन। हम कभी कभी इसको लाइन चार्ज भी कह सकते हैं। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। हम लाइन चार्ज कहेंगे, इसका मतलब वो चार्ज एक लाइन के फॉर्म में, आप जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं तो आपको एक लाइन से नहीं दिखती, ऐसे हाई अक्यूमुलेट हाई चार्ज होगा, जरूरी लाइन हो। बहुत अधिक चार्ज अक्यूमुलेट होता है तो निश्चित रूप से जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बताया मैंने, पोलर नॉन पोलर, ओके। तो नॉन पोलर और इंसुलेटिंग हो तो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में वो निश्चित रूप से ब्रेक हो जाएंगे, और उसी प्रोसेस में हाई एनर्जी इवॉल्व होती है और स्पार्क वो चीज हमें दिखता है, लाइटनिंग कहते हैं इसको हम। तो हम एक लाइन में नहीं है, मैं तो एक बताया कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ओके लाइन, इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, इसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जगह चार्ज है, ओके। चार्ज का अमाउंट पता होगा, और ये है Q, और लेंथ कितना है ये भी पता होगा हमारे पास। लेंथ मान लीजिए L है, ये स्ट्रेंथ भी, ये ऐसे लाइन जो होती है ये सर्कुलर या किसी भी शेप में हो सकती है, इरेगुलर शेप हो सकती है, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ओके। हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, लाइन चार्ज। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है इतनी लेंथ पे चार्ज कितना है, ओके। तो रेशो बहुत जरूरी है। हम अगर देखा जाए तो रेशो ऑफ चार्ज टू लेंथ को डिफाइन करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हमारे पास ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन L, ओके। हमारे पास क्या, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोपिकली डील करेंगे तो हमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, बिल्कुल कह सकते हैं। सो दिस इज द लीनियर चार्ज रेशियो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज टू द लेंथ,
ऑन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये कंटिन्यूस है और सब जगह यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो हम किसी भी पोर्शन का ले सकते हैं लेंथ, डेल्टा एल हो गया, ये डेल्टा एल होगा, ओके, ये डेल्टा एल, ओके, ये स्मॉल एल है, कैपिटल है, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ चलिए मैं स्मॉल एल लेता हूँ, डेल्टा एल ये, और इसको मैंने थोड़ा डार्क से दिखा दिया है, इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, लाइन एलिमेंट कहते हैं, और इसको डेल और कम लें तो हम डीएल भी कह सकते हैं, डीएल यानी व्हेन डेल्टा एल इज टेंडिंग टू 0 देन इट्स कॉल्ड डीएल। हम यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिस्क्रीट चार्जेस थे तब तक हमने वेक्टर अलजेब्रा का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के साथ समेशन किया फोर्सेस का, लेकिन यहाँ जब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो निश्चित रूप से हमको स्मॉलर एलिमेंट लेना पड़ेगा, चाहे वो एरिया का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे वो लेंथ का हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट या लाइन एलिमेंट डेल्टा एल है। और इसकी वैल्यू और कम हो जाए, कॉन्सेप्ट में लाइए कि वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट सो टेंडिंग टू 0 हुआ नहीं है, दो एंड रहना है, बिल्कुल रहना है, डिस्टिंक्ट है, एंड रहना चाहिए, उनके बीच में सेपरेशन है, वो डीएल कह सकते हैं। तो आगे बाद में हम इसी डीएल को करंट एलिमेंट भी कहेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं, बेसिक से आपके क्लियर हैं तो आप आगे सारी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होंगे। अभी एक डेंसिटी का प्रकार मैंने डिफाइन किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जो इस तरह से होती है। हम बारी बारी से चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, इस तरह से मान लीजिए कोई सरफेस ये, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो क्या होगा, सरफेस के सारे पॉइंट क्लोजर जितना भी है चार्ज यहाँ हो सकता है। ये फर्स्ट केस हो गया, ओके। सेकंड केस मैंने अलग से किया है तो मैं फिर कह सकता हूँ चार्ज क्यू है निश्चित रूप से, माइक्रोस्कोप के लिए क्यू कहूंगा। अगर स्मॉलर एरिया लूंगा यहाँ भी ले सकता हूँ, स्मॉलर एरिया निश्चित रूप से यहाँ ले सकता हूँ, तो ये आप स्मॉलर एरिया ले लूंगा, इसको मैं डेल्टा एस कह सकता हूँ निश्चित रूप से, और डेल्टा ए कह सकता हूँ, ये स्मॉलर एरिया, ये एलिमेंट हो गया इसका, ये भी ले सकता हूँ। तो इस देखिए स्मॉल एलिमेंट पे कितना क्या डेंसिटी यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो कितना भी एरिया लें, ज्यादा है कम, हमें चार्ज उसी रेट से मिलेगा, इसलिए रेट ही है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक काइंड है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सरफेस जो एरिया के निश्चित एरिया होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें जो टर्म है दूसरी, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिफाइन कर सकते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, ओके, हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस या डेल्टा ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरिया की जगह पे सरफेस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो हमारे पास ये दो तरह की डेंसिटी हो गई, और एक भी है। अगर मान लीजिए हम ये कोई निश्चित से वॉल्यूम है, हम देख सकते किसी भी फॉर्म में है, इरेगुलर रेगुलर, और सब जगह चार्ज है, ओके, सब जगह प्लस कुछ भी हो सकता है चार्ज, ये माइनस चार्ज कर दिया, सब जगह प्लस लू, माइनस भी ले सकता हूं। तो यहाँ चार्ज क्यू है, पूरा वॉल्यूम भी है, तो यहाँ हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करने वाले हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, it is given as rho, and rho is equal to delta q upon delta v, so this is a volume charge density। तो हमारे पास
तीन तरह की चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा, चार्ज करंट लेंथ, सिग्मा चार्ज करंट एरिया एंड रो चार्ज करंट वॉल्यूम। तो इस तरह की चार्ज डेंसिटीज जरूर दिमाग में आपको रखना चाहिए। और चार्ज डेंसिटीज गिवन है आपको, तो क्या होगा, हम कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। किस लॉ, क्यों लगाएं कूलम्ब लॉ, बताइए? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस लगा सकते हैं कूलम्ब लॉ। अब आप देखिए, मैं ये सिचुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बता दिया। यहाँ पर ये एक विंडो है, यहाँ मैं एक बताना चाहता हूँ चीजों को। ये आप देखिए कि मान लीजिए हमारे पास सीट के फॉर्म में है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ। इसका मतलब क्या है, हम क्यूब अलग से दिखा सकते हैं, एरिया दिखा सकते हैं, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, Q अपॉन A। ओके, समटाइम्स इट विल बी गिवन टू, रेशियो कभी कभी दिया होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं सिग्मा है, वी नो सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है, यानी हाउ डेंस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस। तो एरिया भी इन्वॉल्व है, चार्ज है, उसका रेशियो है। अब ये है, क्या ये इनके बीच में यहाँ पॉइंट चार्ज है मान लीजिए, या हम फील्ड निकालना चाहते हैं इसकी वजह से यहाँ पे, तो फील्ड निकालो या फोर्स निकाले, कूलम्ब लॉ लगाना पड़ेगा। जब कूलम्ब लॉ लगाएंगे तो कूलम्ब तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में होता है, तो ये पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहाँ कोई भी चार्ज है प्लस, ठीक है, निश्चित से रिपेल करेगा, ये कह सकते हैं। तो हाउ मच फोर्स, तो पूरा फोर्स के लिए कंप्लीट सभी चार्जेस की वजह से फोर्स देखना पड़ेगा। तो हमें डिस्क्रीट चार्जेस नहीं है कि आप वेक्टर जो लगाएंगे, अब हम डिस्क्रीट चार्जेस तो वही करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा, हमें एक बहुत ही स्मॉल, एक छोटा सा एरिया इसमें कंसीडर करना पड़ेगा, छोटे सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा जो हमने किया है, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ds कह सकता हूँ। ओके, छोटा सा एरिया मतलब है जिसका एरिया बहुत ही कम हो, स्मॉल इन साइज, ds। अब ये निश्चित रूप से इसका लोकेशन में बता सकता हूँ, यहाँ ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, लोकेशन r है मान लीजिए, इट्स डिफाइंड, ओके, r डिफाइंड, तो दिस कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज। तो अब ये बताइए स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए स्मॉल एरिया ds दिया हुआ है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो इतने पर चार्ज कितना होगा, पहले आप इसका चार्ज निकाल लेंगे तभी वो पॉइंट चार्ज उसको मान सकते हैं, फिर ये पॉइंट चार्ज निकाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ ले लो, और ये डिस्टेंस में r' ले सकता हूँ यहाँ से, ये पॉइंट r' डिस्टेंस पे है मान लीजिए, ये कोई पॉइंट भी है, और यहाँ प्लस चार्ज कोई रखा हुआ है। अभी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही कूलम्ब लॉ लगाया जाता है, इसलिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले ही हो, लेकिन हम वहां एक स्मॉल एलिमेंट को अज्यूम कर सकते हैं, और वो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज को फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नोन, एरिया इज नोन, स्मॉल चार्ज एरिया पता है, तो हम वो चार्ज निकाल लेंगे, उस चार्ज को हम यहाँ उसकी वजह, फिर क्या इसकी वजह से मान लीजिए फोर्स आ भी गया, तो क्या ये लास्ट आंसर है? नो, हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस जगह जगह ds को चारों तरफ ले जाना पड़ेगा और हर बार निकालना पड़ेगा। अब स्मॉल एरिया को हम क्लोजनेस में सभी पॉइंट पे ले जाएं तो हमें समेशन करना पड़ेगा, और समेशन हम जानते हैं कि समेशन को इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, इसलिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाउ मच द चार्ज ऑन दिस, चार्ज ऑन ds एरिया कितना होगा बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्या है, चार्ज एक निकालना हो, मान लीजिए तो सिग्मा निकालना हो तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S, यानी Q अपॉन एरिया, जैसे मैंने चार्ज अपॉन लेंथ किया तो चार्ज अपॉन एरिया। ओके, तो चार्ज अपॉन एरिया है, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, एरिया इंटू सिग्मा, तो हमारे पास सिग्मा पता है ds, इसका मतलब है चार्ज ऑन दिस और सिग्मा इंटू ds, ये चार्ज हमने निकाल लिया। हम ये इसको चार्ज को अज्यूम करके डिस्टेंस
पता ही है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में r डैश है, हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई विशेष चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या इनकंट्रोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई विशेष थ्योरी नहीं है, वही थ्योरी है, कॉन्सेप्ट में बदलाव आता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से चार्ज डेंसिटी भी पता होना चाहिए, तभी हम एरिया पता होना चाहिए, तभी हम स्मॉल एरिया एलिमेंट का चार्ज निकाल सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। ऐसा हम सभी जगह कर सकते हैं। अगर यहाँ है तो यहाँ भी आपको एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल वॉल्यूम dV, इसको हम dV कहेंगे, तो रो dV चार्ज हो जाएगा। इसमें कितना चार्ज रहेगा? रो dV। अगर डेंसिटी वेरी करती है तब नहीं करेंगे, तो आपको केसेस वही मिलेंगे जो हम बियॉन्ड योर सिलेबस हम चीज नहीं देखेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक कांस्टेंट मान लेंगे और उसकी वजह से हम कोई पॉइंट चार्ज उसमें अज्यूम कर सकते हैं, और फिर हमें समेशन करने से तो ये पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो फोर्स एक पॉइंट पे एक सिंगल चार्ज की वजह से आ रहा है उस एलिमेंट की वजह से आ रहा है, तो यू इंटीग्रेट इट ओवर द होल वॉल्यूम, यू विल गेट द एंटायर फोर्स ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट आज की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। ये इसको प्रैक्टिकली हम किन्हीं न्यूमेरिकल्स में जरूर करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको न्यूमेरिकल की बेस पर कोई जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा। न्यूमेरिकल तभी हो सकते हैं जब कोई जनरल एक्सप्रेशन में कोई फॉर्मूला डिराइव होता है, तो हम बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल कुछ पार्ट तो डेरिवेशन में ही कर लेते हैं। अभी वो वैल्यूज है फॉर्मूले की, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी तो वो न्यूमेरिकल कहलाता है, तो वो चीज हम जरूर करते हैं। तो निश्चित रूप से आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी फिलहाल हमें इतना ही कहना है। इसमें 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज मैंने डिफाइन किया, और अब हम अगला गॉस लॉ देखेंगे। तो आज निश्चित रूप से हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। हमारे पास चैप्टर 1 के लिए कॉन्सेप्ट अब कम रह गई हैं, चैप्टर 1 फिनिश होने वाला है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। ये नागेंद्र शर्मा, डॉक्टर नितिन अकेडमी से चैप्टर टॉपिक 13 चैप्टर 1 फिनिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।